अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। इस तेज मूसलाधार बारिश में हमजा के कमरे के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। उसने बामुश्किल अपनी नींद से बोझल आंखें खोली और फिर घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। उसके माथे पर बल पड़ गए। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने गुस्से से बिस्तर छोड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो सामने बूढ़ा मुलाजिम परेशान खड़ा था। क्या मसला है? साहब, दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। हमजा ने हैरत से उसे देखा। लड़की? जी साहब। इस वक्त? बूढ़े मुलाजिम ने नजरें झुका ली। हम्माद भाई से मिलने आई होगी। जी साहब, मगर वो सो रहे हैं। तो फिर? वो बज़िद है, नहीं जा रही। कहती है बड़े साहब से मिलकर ही जाएगी। ये लड़कियां होती ही बददिमाग हैं, वो तैश में बोला। चौकीदार कहाँ है? इस वक्त एक लड़की को अंदर आने कैसे दिया उसने? क्या उसे नहीं पता कि इस वक्त घर में मर्द हैं, यहाँ कोई औरत नहीं रहती? मिलने का कोई वक्त होता है? मगर इसी असना में दस्तक तेज हो गई। वो गुस्से से तनतनाता हुआ तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जो ही झटके से दरवाज़ा खोला तो अगले ही लम्हे उसका गुस्सा जैसे काफूर हो गया। उसके सामने एक जवान जहान लड़की अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ खड़ी थी। बारिश से उसकी लॉन की कमीज़ बुरी तरह भीग चुकी थी। बड़ी सी चादर उसके जिस्म की कशिश को छुपाने में नाकाम थी। सांवले सलोने, नमकीन चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें। वो तो उसके सहर तले बोलना ही भूल गया और टिकटिकी बांधे उसे देखने लगा। इतनी महवियत से तके जाने पर वो कांप सी गई और नजरें झुका ली तो हमजा को यूं लगा जैसे सहर टूटा हो। वो अपने हवास में लौटा। एकदम उसकी मुतरन्नम सी आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे जीजू से मिलना है। हमजा चौंका। जीजू? उसकी निगाह लड़की के चेहरे पर जम सी गई। क्या तुम सुंबल की बहन हो? लड़की ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी। हमजा के अंदर जैसे कोई आग भड़क उठी। सुंबल, वो नाम जिसने कभी उसके दिल में मोहब्बत जगाई थी और फिर उसी मोहब्बत को आग में झोंक दिया था। उसने गौर किया तो उसके चेहरे के नकूश कुछ कुछ सुंबल से मिलते थे, मगर बस ये कत्थई आंखें मुख्तलिफ थीं। उन आंखों में वो बेबाकी नहीं थी जो सुंबल की आंखों का खासा थी। इन आंखों में भोलपन था, खौफ था, बेबसी थी और एक ऐसी उम्मीद भी थी जो शायद कई दरवाज़ों से मायूस होकर आखिरकार यहाँ पहुँची हो। हम्माद भाई तो सो रहे हैं। हमजा का लहजा बदला और बूढ़ा मुलाजिम भी फौरन बोला, जी साहब, काफ़ी देर पहले सो गए थे। कोमल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहने लगी मगर आवाज़ साथ ना दे सकी। उसके होंठ लरसने लगे, आंखों में नमी तेज़ी से आंसुओं में ढल गई। हमजा ने उसे गौर से देखा। तुम्हें उनसे क्या काम है? कोमल ने अपनी भीगी हुई चादर के कोने को और मजबूती से थामा। दरअसल मैं बहुत मजबूरी की आलम में यहाँ आई हूँ। जीजू को मैंने बहुत कॉल्स की हैं मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, इसलिए यहाँ चली आई। उसकी आवाज़ आंसुओं में भीग रही थी। हमजा के दिल में अनजाने खदशे ने जगह बनाई। कैसी मजबूरी है? कोमल ने चंद लम्हे आंखें बंद की, जैसे यह सब कहना आसान ना हो। फिर खुश्क लबों पर जबान फेर कर बोली, अब्बा के दिल का ऑपरेशन है, वो बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने फ़ौरन 5 लाख रुपए जमा कराने को कहा है। ज़रा से तवक्कुफ के बाद वो फिर से बोली, मैंने हर जगह कोशिश की, रिश्तेदारों से मांगा, जानने वालों से मांगा, मगर कहीं से इतने पैसे अरेंज नहीं हो रहे, इसलिए जीजू के पास आई हूँ। बेबसी से उसका लहजा भीग गया। हमजा के जहन में उसकी बहन सुंबुल का सरापा घूमने लगा। वही सुंबुल जो कभी उसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करती थी, जिसे हमजा ने दिलो जान से चाहा था, और फिर वही सुंबुल जिसने उसे छोड़कर उसके बड़े भाई को चुन लिया था। हमजा के अंदर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। क्या अजब इत्तेफाक था कि जिस सुंबुल ने उसकी मोहब्बत ठुकराई थी, आज उसकी छोटी बहन उसके दरवाजे पर मदद मांगने खड़ी थी। हमजा ने कोमल से कहा, अंदर आओ। कोमल ने ममनून निगाहों से उसे देखा। वो शायद तवक्को नहीं कर रही थी कि वो उसे अंदर आने का कहेगा।
वो झिझकते हुए लाउंज में दाखिल हुई। कहने को तो ये उसकी बहन का ससुराल था, मगर वो यहाँ पहली बार आई थी। हमजा ने उसे अपने बेडरूम में आने का कहा तो वो परेशान सी हो गई, मगर हमजा के पीछे चलते हुए उसके बेडरूम में दाखिल हुई तो बूढ़े मुलाजिम ने सर झुका लिया और खामोशी से वहाँ से चला गया। बाहर जोरदार कड़क हुई, बादल गरजे और कोमल सहम सी गई। आप मेरी मदद करेंगे ना? तुम्हें 5 लाख चाहिए? जी, मैं दूंगा। कोमल की आंखों में पहली मर्तबा उम्मीद की रोशनी लौटी ही थी कि हमजा ने एकदम कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। वो मरे मरे कदमों से सोफे के पास जा खड़ी हुई। हमजा ने ब्रीफकेस खोला, अपनी चेकबुक निकाली और साइन करने लगा। कोमल मुसलसल कनखियों से उसे देख रही थी। हमजा ने अचानक सर उठाया और उसे बैठने को कहा, फिर साइन शुदा चेक उसकी मेज़ पर रखकर उसकी तरफ धकेला। कोमल की नज़रें चेक पर जम गई। 5 लाख। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने चेक उठाना चाहा, उसी लम्हे हमजा ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये सब गैर मुतवक्को था। कोमल खौफज़दा निगाहों से उसे तकने लगी, मगर उसकी इस कैफियत पर हमजा के होंठों पर अजब मुस्कुराहट उभरी। फिर वो पुरस्कार लहजे में बोला, इतनी जल्दी भी क्या है? कोमल ने अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी। क्या मतलब? आपने खुद ही कहा था कि आप मदद करेंगे। मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा। फिर? हमजा ने चेक की तरफ देखकर कहा, इस चेक की कुछ शराइत हैं। कोमल के चेहरे पर मरूनी छा गई। कैसी शराइत? हमजा चंद लम्हे खामोश रहा। उसने अपने दिल को समझाया कि वो सिर्फ वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। उसने एक कागज़ निकाला और मेज़ पर रख दिया। ये एग्रीमेंट है। कोमल ने कागज़ की तरफ देखा। उसे कानूनी ज़बान समझ नहीं आ रही थी, मगर उसके जहन में सिर्फ हस्पताल का बिस्तर था, उसके वालिद की हालत थी, डॉक्टर की बातें थीं, और अगर आज पैसे ना मिले तो। ये ख्याल आते ही उसके हाथ कांपने लगे। वो कागज़ उठाकर देखने लगी। हमजा ने कहा, पढ़ लो, फिर साइन कर देना। कोमल की आंखों के सामने अल्फाज धुंधला गए। उसके पास वक्त नहीं था। उसने कलम उठाया और जूं ही साइन करने लगी तो हमजा ने उसे टोका, क्या तुम पढ़े बगैर साइन कर दोगी? कोमल खामोश रही। 2 हफ्ते बाद ये कर्ज चुकाना है। 2 हफ्ते? प्लीज़ 1 माह का वक्त दे दीजिए। ओके, डन। और अगले ही लम्हे उसने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। हमजा शशतर रह गया, मगर दिल में बरसों से दबी हुई उसकी बड़ी बहन सुंबुल की तलखी उस एहसास पर हावी थी। हमजा ने चेक उसकी तरफ बढ़ा दिया। कोमल ने जब चेक को दोनों हाथों से थामा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह आपको खुश रखे। हमजा ने नज़रें चुरा ली। वो इस दुआ का हकदार खुद को नहीं समझता था। कोमल आहिस्ता से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी तो हमजा ने उसे आवाज़ दी, कोमल। पहली बार हमजा ने उसका नाम लिया था। वो यकदम रुक गई। हमजा ने चंद लम्हे उसे देखा। अगर तुम्हें अपने वालिद के इलाज के लिए मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। कोमल ने हैरत से उसे देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाकर बोली, जी बेहतर, शुक्रिया। बारिश अब भी तेज़ थी, मगर वो तेज़ी से भागते हुए गेट की जानिब बढ़ी। हमजा लाउंज के दरवाजे पर खड़ा उसे दूर जाता देखता रहा। फिर थके मांदे जहन को लेकर वो अपने कमरे में आया और चंद लम्हे बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर अजब बात यह थी कि दरवाज़ा बंद करने के बावजूद उस लड़की का मासूम चेहरा उसके सामने से नहीं हट रहा था। मेज़ पर पड़ा एग्रीमेंट देखकर उसके चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। उसे लगा था कि आज उसने सुंबुल से बदला लेने की तरफ पहला कदम उठा लिया है, मगर उसे खबर नहीं थी कि जिस लड़की को वो अपने इंतकाम का निशाना बनाने वाला है वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी की वजह बनेगी। 5 लाख का चेक कोमल को देने के बाद हमजा को लगा जैसे कुदरत ने उसे मौका दे दिया हो। मगर एक बात हमजा को मुसलसल परेशान कर रही थी। कोमल सुंबुल जैसी नहीं लग रही थी। सुंबुल का ख्याल इतना कड़वा था कि उसने अपना सर फौरन झटका और फिर एक शातिर आइडिया पर उसकी आंखें चमकने लगी। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। जब 1 माह मुकम्मल हुआ तो उसने कोमल से पैसों का तकाजा किया तो वो परेशान हो गई। अभी मेरे पास इतनी रकम नहीं, कुछ मोहलत मज़ीद दे दें। मज़ीद? नो मोहलत, फ़ौरन फ्लैट पहुंचो। फ्लैट? मगर क्यों?
मुआहदे में लिखा है, जब भी बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं, वो चीखी। ठीक है, पुलिस भेज रहा हूं, मैं जीजू से बात करूंगी। ज़रूर, अगर वो पाकिस्तान हुए तब? मतलब वो कुछ माह के लिए फॉरेन ट्रिप पर गए हैं। कोमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पुलिस के नाम पर उसकी हालत गैर होने लगी और उसका हलक खुश्क हो गया। उसकी बात मानने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं रह गया था। वो दिल पर पत्थर रखकर उसके बताए पते पर पहुंची, लेकिन जिस एहतियात से उसने मजबूती से खुद को बड़ी सी चादर में लपेट रखा था, उस पर हमजा बदमज़ा सा हो गया और उसे सज़ा देने का फ़ैसला करते सर्द लहजे में बोला, मेरे जूते साफ़ कर दो। कोमल चंद लम्हे साकित रही। वो परेशान सी हो गई। उसने हमजा की तरफ देखा, जैसे यकीन ना आया हो कि वाकई वो उससे ये कह रहा है, मगर फिर उसे अपने वालिद का ख्याल आया। उसने खामोशी से जूते उठा लिए। हमजा सिगरेट पीते टांग पर टांग रखे उसे देखने लगा, मगर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश चलने लगी। वो चाहता था कि कोमल को जलील देकर उसे सुकून मिलेगा, मगर कोमल के झुके हुए सर को देखकर उसके दिल में सुकून के बजाय बोझ बढ़ने लगा। अगर सुंबुल ने गलत किया था तो उसमें कोमल का क्या कसूर है? मगर ये सुंबुल की बहन है, बस यही बात काफ़ी है। वो इस ख्याल से मुतमईन हो गया। अगले दिन उसने फ्लैट में पार्टी रखी। खाने का सारा इंतज़ाम अकेली कोमल के सुपुर्द कर दिया। वो पका कर बैठी ही थी कि हमजा ने उसे ड्रेस दिया कि फ़ौरन नहा कर ये पहन लो, हमें पार्टी में जाना है। और ये खाना? वो तज़ब्ज़ुब में बोली, अपने घर ले जाना। वो बेनियाजी से बोला तो वो कुड़ कर रह गई। खाना पकाते उसे 3 से 4 घंटे हो गए थे और इस गर्मी से पसीने और थकन से वो चूर चूर हो गई। और अब वो ऐसा कह रहा था, ऊपर से कहीं चलने की फरमाइश भी। वो पहले ही कम मुस्तरिब नहीं थी। अकेले फ्लैट में मर्द के साथ का ख्याल ही उसे अंदर से मारे जा रहा था। इसीलिए वो चाकू कमीज़ के अंदर सेफ्टी के तौर पर रख कर लाती थी और बाकायदा कमीज़ में पॉकेट भी इसीलिए लगाई। मगर अब वो उसे कहाँ रखेगी? इस ड्रेस में तो पॉकेट ही नहीं। दूसरा, ये स्कर्ट टाइप ड्रेस था जो उसने कभी नहीं पहना था। मारे बांधे उसने ये पहन तो लिया, मगर अपनी चादर फैला कर ले ली। वो जो ही बाथरूम से निकली तो हमजा के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या लपेट रखा है, उतारो इसे। वो धाड़ा तो कोमल के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भेंच लिया। उसने नज़रें झुका ली। वो जानती थी कि उसके पास इख्तियार बहुत कम है। उसने फ़ौरन चादर उतार दी। उसकी आंखों में आंसू हमजा से छुपे ना रहे। वो उसके साथ तो आ गई थी, मगर उसका दिल रोए जा रहा था। पार्टी में तेज़ म्यूज़िक और कम लिबास पहने लड़कों का रक्स देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा। हमजा ने उसे अपने करीब बैठने को कहा और कोमल खामोशी से बैठ गई। लेकिन फिर हमजा डांसिंग फ्लोर की तरफ बढ़ा तो कुछ देर बाद हमजा के दोस्तों ने उसे जैसे अपने घेरे में ले लिया। गंदे मजाक का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो सिमट कर रह गई, लेकिन जब उसका एक दोस्त कोमल के साथ जुड़कर बैठा तो वो बुदक कर पीछे हटी और उसने छोटा सा चाकू निकालकर उसकी तरफ लहरा दिया। मारे खौफ के हमजा के दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि बात बढ़ती, एक हट्टा कट्टा मर्द आगे बढ़ा और कोमल की कलाई मोड़ दी। चाकू हाथ से गिर गया तो वो सब हंसने लगे। कोमल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन लड़कों ने उसे खींचकर खड़ा किया और उसे मजबूर करने लगे कि वो उनके साथ डांस करे। हमजा की नज़र पड़ी तो कोमल को उनके दरमियान रोता देखकर उसके तन बदन में आग सी लग गई। इसको डांस पर मजबूर करने वाले उसके दोस्त बहुत अमीर फैमिली से थे। यकीनन वो उसे नाइट की ऑफ़र कर चुके होंगे और बदले में रकम की पेशकश भी। कोई और लड़की होती तो हामी भर लेती, मगर कोमल ने अचानक उसके एक दोस्त के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाने वाला जहांगीर इस शहर के बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। वो बिफर गया और उससे पहले के हालात बिगड़ते हमजा फ़ौरन बीच में आ गया। वो हमजा के पीछे किसी सहमी चिड़िया की तरह आकर खड़ी हो गई। हमजा ने जहांगीर के कंधे पर हाथ रखकर दबाया, जो इस बात का इशारा था कि बस मज़ीद कोई शोर शराबा नहीं, और बाकी दोस्तों से जहांगीर को ठंडा करने को कहा और मज़ीद बदमज़गी से बचने के लिए कोमल की कलाई पकड़कर उसे फ़ौरन बाहर ले गया। कोमल मुसलसल सिसकियां दबाए रोए जा रही थी।
اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ حمزہ نے اسے کچھ نہ کہا۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی رہی۔ اسے گھر کے قریب اتار کر وہ چلا گیا۔ اگلی صبح وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوئی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی مرد کھڑا تھا۔ اس نے اپنا تعارف حمزہ کا دوست کہہ کر کروایا، پھر اس نے اسے پیسوں کی پیشکش کی اور ایسی بات کہی جس سے کومل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کرنا چاہا مگر اس نے اپنا بھاری برکم شوز دروازے کے درمیان پھنسا دیا۔ اب بے بسی کی انتہا پر کومل پہنچ چکی تھی۔ زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکی اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اندر آ گیا۔ شکار اکیلا دیکھ کر اس کی نیت خراب ہونے لگی اور اسی لمحے حمزہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے دوست کو سختی سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اسے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ حمزہ کی آواز میں ایسا غصہ تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ کومل نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حمزہ کے لیے شک تھا۔ عین وقت پر حمزہ کا پہنچنا کچھ مشکوک سا تھا۔ کیا اسے حمزہ نے بھیجا ہے؟ کیا وہ اس کے ذریعے اس کا کریکٹر معلوم کرنا چاہتا ہے؟ مگر کیوں؟ میں کب سے اس کے لیے اہم ہوں کہ یہ میرے کردار کو جانچنے کے لیے یوں کسوٹی کھیلے؟ کومل کو اب غصہ آنے لگا۔ وہ گھر سے نکل آئی۔ چابیاں ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہیں پھینک دی۔ گھر میں تھا ہی کیا جسے محفوظ کرتی؟ لیکن وہ مزید حمزہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سامنے سے آتے چنگچی کو روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ حمزہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگائی مگر ایک کش کے بعد ہی اس نے جلتی سگریٹ زمین پر پھینکی اور منصور کی طرف دیکھا جسے اس نے خود ہی کومل کی طرف بھیجا تھا۔ وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی بڑی رقم کی آفر جب اسے تنہائی میں ملے گی تو کیا وہ اپنے ضمیر کا سودا کرے گی؟ اس سوال کا جواب اسے مل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک نمی سی اتری۔ اس رات حمزہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے سامنے بار بار کومل کا معصوم سا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا رہا، میں اسے کیوں پرکھ رہا ہوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس کی جگہ سنبل ہوتی تو اتنی بڑی آفر قبول کر لیتی۔ تو یہ بھی اسی کی بہن ہے، مجبور بھی ہے، قرضے تلے دبی ہوئی ہے، پھر کیوں اتنی بڑی رقم اس نے قبول نہیں کی؟ اس رات وہ دیر تک سگریٹ پھونکتا رہا۔ سنبل کی یاد نے اسے بے چین کر دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس انتقام کو وہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے بیٹھا ہے وہ آہستہ آہستہ اسی کے دل کو زخمی کر رہا ہے۔ کومل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حمزہ سے جتنا ممکن ہو دور رہے گی۔ اسے 5 لاکھ کسی بھی طرح سے واپس کرنے تھے، بس یہی ایک مقصد تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس رقم نے اس کے اور حمزہ کے درمیان ایک ایسا تعلق بنا دیا ہے جس میں اختیار صرف حمزہ کے پاس ہے۔ جب چاہتا ہے اسے بلاتا ہے، جب چاہتا ہے کوئی کام دے دیتا ہے، اور جب وہ انکار کرتی ہے تو اسے معاہدے کی یاد دلا دیتا ہے۔ مگر ان واقعات نے کومل کے دل میں حمزہ کے لیے موجود آخری بھروسہ بھی توڑ دیا تھا۔ اگلے دن حمزہ نے اسے فون کیا۔ کومل نے فون دیکھا اور خاموشی سے بند کر دیا، مگر حمزہ کی لگاتار کالز آ رہی تھیں تو اس نے فون سائلنٹ کر دیا۔ حمزہ کے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ یہ صرف کال نہ اٹھانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اسے کومل کا یوں دور ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ کومل اس کے لیے صرف سنبل کی بہن تھی، صرف بدلے کا ذریعہ، پھر اس کی خاموشی سے کیوں پریشان کر رہی تھی؟ ادھر کومل اپنے والد کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے والد کی حالت ابھی بھی کمزور تھی۔ کومل ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ جس شخص نے اس سے مدد مانگی تھی وہی اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف بن چکا ہے۔ وہ حمزہ سے نفرت نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ بے پناہ سختی کے باوجود اس نے کبھی اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، نہ ہی کبھی اس پر اپنی نیت خراب کی، حالانکہ وہ کئی بار اس کے فلیٹ میں گئی تھی۔ مگر اس کے رویے نے اسے اب پریشان کر دیا تھا۔ وہ اپنے بابا کو ہاسپٹل میں دیکھ کر گھر واپس آ گئی، سارے دروازے اچھے سے بند کیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ کب نیند کی وادی میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں کوئی تھا یہ محسوس کرتے ہی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں جب اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ایک سیاہ سا ہیولا اپنے بیڈ کے قریب دیکھ کر اس کی سانسیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس ہیولے نے اس پر
मुंह पर हाथ रख दिया। अगर ज़रा सी भी चीखी तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। हमज़ा की घराहट सुनकर उसकी औसान ख़ता हो गए। उसने सर हिलाकर यह बताने की कोशिश की कि वो नहीं चीखेगी, तो उसने एकदम से उसके मुंह से हाथ हटाया तो वो एकदम से पीछे हटी और बौखला कर बोली, आप रात के इस पहर यहाँ क्यों आए हैं? हमज़ा ने सख्त नज़रों से उसे देखा। 5 लाख तुमने लिए हैं, इसलिए नहीं कि मेरी कॉल काटो और मेरे बुलावे पर ना पहुँचो। उसकी धाड़ पर वो सहम गई। कितनी कॉल की हैं, गिनो ज़रा। वो सर झुकाए बेबसी से होंठ काटने लगी। मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही? मैं मसरूफ़ थी, कोमल नज़रें चुराते हुए बोली। झूठ मत बोलो। उसके लहजे में गुस्सा था। कोमल ने पहली मर्तबा हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। आप चाहते क्या हैं? इस सवाल ने हमज़ा को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। यही सवाल तो वो खुद से करता था। कोमल ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, मुझे बस मोहलत दे दें। ये घर बिकते ही आपकी रकम आपको मिल जाएगी। तुम्हें याद है तुमने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं? कोमल की आंखों में नमी आ गई। जी याद है। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रही? कोमल ने पहली बार कदरे मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैंने 5 लाख अपने वालिद के इलाज के लिए लिए थे, लेकिन अपने मालकाना हकूक आपको नहीं सौंपे। हमज़ा जैसे पत्थर का हो गया। कोमल की आवाज़ कांप रही थी, मगर वो बोलती रही, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन जिस तरफ आप मुझे धकेल रहे हैं वो ज़िंदगी जीनी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। अच्छा, कैसा फ़ैसला? देखें, मैं आपका कर्ज ज़रूर वापस करूंगी, मगर अपनी इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं करूंगी। हमज़ा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। तो मुझे शर्तें बताओगी? हमज़ा के अंदर ज़िद जाग उठी। वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ और सर्द नज़रों से उसकी तरफ देखकर बोला, कल शाम तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा, वो भी ये ड्रेस पहनकर। शाम को पिक करूंगा तुम्हें। कोमल ने बेचैनी से उसे देखा, मगर वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। इस छोटी सी ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। क्या कोमल ने कर्ज लेकर खुद को ही मुसीबत में डाल दिया था? क्या हमज़ा सुंबुल का बदला कोमल से लेगा, या फिर कोमल को इज्जत देकर उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना लेगा? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि कहानी का अंजाम क्या होता है। तो फिर चलिए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। हमज़ा गाड़ी में आकर बैठा तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली सा हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जा रहा है। उस लड़की ने मेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ अपने बीमार बाप को बचाने के लिए हमारे दरवाजे पर आई थी। 5 लाख उसके लिए अयाशी नहीं थे, उसके लिए वो उसके वालिद की ज़िंदगी की उम्मीद थे। हमज़ा ने नज़रें झुका ली। सुंबुल रिश्तों को छोड़कर दौलत के पीछे भागी थी, जबकि कोमल रिश्तों को बचाने की तगोदो में यहाँ तक आई। हमज़ा को पहली बार ये फ़र्क तकलीफ़ देने लगा, लेकिन हमज़ा के दिल में सुंबुल की नफ़रत अभी ज़िंदा थी, और जब तक वो नफ़रत ज़िंदा थी, कोमल के लिए उसके करीब रहना हमेशा एक ख़तरा था। हमज़ा कोमल की बातों को भुलाने की जितनी भी कोशिश कर रहा था, उतना ही सुंबुल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, और फिर माजी का वो बाब खुल गया जिसने उसकी पूरी शख्सियत बदल दी थी। हमज़ा सुंबुल से शदीद मोहब्बत करता था। वो उसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था। उसे यकीन था कि एक दिन सुंबुल उसकी बीवी बनेगी और दोनों अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। मगर सुंबुल के दिल में मोहब्बत से ज़्यादा दौलत की हविस थी। हमज़ा को इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब सुंबुल को मालूम हुआ कि हमज़ा का बड़ा भाई हम्माद एक कामयाब बिजनेसमैन है और सारा बिजनेस उसके हाथ में है। उस दिन के बाद सुंबुल के रवैये में वाज़िहा तब्दीली आ गई। वो लड़की जो पहले हमज़ा को सुबह शाम कॉल करती थी, अब वो कॉल पर हर वक्त बिज़ी रहने लगी। मगर किसके साथ, ये हमज़ा को समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने सुंबुल से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुंबुल फ़ौरन चिड़चिड़े लहजे में बोली, अभी शादी की क्या जल्दी है?
हमजा ने हैरत से उसे देखा। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर इंतज़ार क्यों? सुंबुल ने बेबाकी से कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हमजा का दिल बैठ गया। तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? सुंबुल ने जवाब देने की बजाय मौजू बदल दिया। हमजा ने इस तब्दीली को महसूस किया, मगर फिर भी वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद हमजा ने उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा तो सुंबुल ने फ़ौरन इनकार कर दिया। मैं नहीं आ सकती। क्यों? अब्बा की तबीयत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ। और कॉल काट दी। ऐसा पहली बार हुआ था। हमजा काफ़ी देर मोबाइल को देखता रहा। उसका दिल चाहता था कि सुंबुल उसे रोके, कहे कि नाराज़ मत होना, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। हमजा बेमकसद गाड़ी लेकर निकल गया। उसे खुद मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो कई घंटे सड़कों पर घूमता रहा। आखिरकार एक 5 स्टार होटल के सामने गाड़ी रोक दी। वो अंदर गया। एक मेज़ पर नज़र पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। सुंबुल को जब हमाद भाई के साथ देखा तो उसे यकीन ही नहीं आया। हमजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चंद लम्हे पलकें झपकी कि शायद ये उसकी नज़र का धोखा था, मगर नहीं, वो वाकई सुंबुल थी। वही सुंबुल जिसने अभी कुछ देर पहले कहा था कि वो अपने बीमार वालिद को अस्पताल लेकर जा रही है। हमजा के सीने में दर्द सा उठा। इतने में हमाद भाई अपनी नशिस्त से उठे और बाथरूम की तरफ चले गए। हमजा ने फ़ौरन सुंबुल को फ़ोन किया। कुछ लम्हों बाद उसने कॉल उठा ली। कहाँ हो? सुंबुल ने बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दिया। अब्बा को लेकर क्लिनिक पहुंची हूँ, बस हमारा नंबर आ गया है। ये कहकर उसने कॉल काट दी तो हमजा ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। वो उसके सामने बैठी झूठ बोल रही थी। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। वो उठकर उसके पास जाना चाहता था, मगर इतने में हमाद भाई आ गए। हमजा रुक गया। उसने दोनों का गहराई से मुशाहिदा किया। उनके दरमियान अजनबियत नहीं थी, जैसे वो पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हमजा की उम्मीद उसी लम्हे टूट गई। वो अपने दिल का दर्द छुपाए कुछ दिन के लिए मरी चला गया। उसे अपने अंदर के शोर से भागना था, मगर वहाँ भी सुकून उसका मुंतज़िर नहीं था। जिस होटल में वो ठहरा था, उसी होटल के एक कमरे से सुंबुल को निकलते देखकर उसका दिल रोने लगा। उसके साथ हमाद भाई भी थे, जो शायद अपनी कोई चीज़ भूलने पर दोबारा कमरे में चले गए। लेकिन हमजा के अंदर जैसे तूफ़ान बरपा था। अचानक सुंबुल ने भी उसे देख लिया। उसके चेहरे पर घबराहट आई, मगर अगले ही लम्हे वो संभल गई। हमजा तेज़ी से उसके करीब गया और सरगोशी में बोला, ये सब क्या है? सुंबुल ने बेनियाजी से उसे देखा। तुमसे मतलब है तो पूछ रहा हूँ ना। वो गुर्राया तो सुंबुल हंस दी। तुम्हें हकीकत बर्दाश्त नहीं होगी। हमजा की आंखें नम हो गई। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, सुंबुल ने सर्द लहजे में कहा। मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं चलती हमजा। किससे चलती है? दौलत से, वो सफाकी से बोली। वो तो मेरे पास भी है। ना ना ना, वो तुमसे ज़्यादा दे सकता है। अच्छा, फिर तुम तब मेरे भाई के साथ हो, यही समझ लो। ये जुमला हमजा के सीने में उतर गया। उसकी हालत देखते हुए वो मज़ीद तड़क कर बोली, तुम तो उसकी कंपनी में काम करते हो, वो ऑनर है। अगर वो आज तुम्हें लात मारकर अपनी कंपनी से निकाल दे तो तुम सड़क पर आकर खड़े हो जाओगे। ऐसे में एक कंगला मर्द ख्वाबों के पीछे भागती औरत को क्या दे सकता है? उसकी बात सुनकर हमजा बुद्ध बन गया। उसे पहली बार समझ आया कि वो जिसे मोहब्बत समझता रहा, वो दरअसल उसकी दौलत से मोहब्बत करती थी। इससे पहले कि हमाद भाई बाहर निकलते, वो अपना टूटा दिल लेकर वहाँ से चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं रहा था। वो सिर्फ अपने आप से सवाल कर रहा था, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया? हमजा ने अपने भाई को हकीकत बताने का फ़ैसला किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसे पता चला सुंबुल ने हमाद भाई से शादी कर ली, तो हमजा बहुत खामोशी से अपना ही घर छोड़ गया और फ्लैट में मुंतकिल हो गया। उसने खुद को उस रिश्ते से मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया। वो अपने भाई को हकीकत बताना चाहता था, मगर दिल के किसी कोने में ये ख्याल भी था कि शायद वक्त खुद सब कुछ सामने ले आएगा। और वक्त ने वाकई सब कुछ सामने ला खड़ा किया। शादी के इब्तदाई दिनों में ही
حماد اور سنبل کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ حماد کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ سنبل کی دلچسپی اس سے زیادہ اس کی دولت میں تھی۔ وہ جس زندگی کی توقع کر رہا تھا وہ اسے نہیں ملی۔ سنبل ہر وقت زیادہ پیسے اور آسائشوں کی خواہش کرتی۔ حماد کی مصروفیات اسے برداشت نہ ہوتی اور معمولی باتیں بھی جھگڑے میں بدل جاتی۔ ایک دن حماد نے غصے میں کہہ دیا، میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سنبل نے فوراً اسے دیکھا، تو مجھے طلاق دو گے؟ ہاں۔ سنبل کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے نکاح کے وقت حق مہر معمولی نہیں رکھا تھا۔ حماد اس معاملے میں پھنس چکا تھا۔ طلاق دینا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ حمزہ دور رہتے ہوئے بھی بھائی کے حالات سے واقف تھا۔ وہ اپنے بھائی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا کیونکہ سنبل کے ساتھ ہونے والی ہر بات اسے اپنے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ سنبل کی ان کے گھر کے سوئمنگ پول میں گر کر ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پولیس کو بتایا گیا کہ یہ حادثہ تھا۔ چند دن میں ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ سنبل کے خاندان نے بھی کوئی بڑا سوال نہیں اٹھایا کیونکہ وہ پہلے ہی معاشی طور پر کمزور لوگ تھے۔ ان کے پاس نہ اتنے وسائل تھے نہ اتنا اثر و رسوخ کہ وہ معاملہ عدالت تک لے جاتے یا انویسٹیگیٹ کرواتے۔ حمزہ کئی دنوں تک پریشان پھرتا رہا۔ اس کے دل میں سنبل کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن اس کا اس طرح سے مر جانا اس کا ذہن تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ مگر پھر ایک دن گھر کا پرانا ملازم حمزہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ حمزہ نے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ بوڑھے ملازم نے ارد گرد دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، بی بی صاحبہ خود پول میں نہیں گری تھی۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم نے کیا دیکھا؟ ملازم نے نظریں جھکا لی۔ میں نے حماد صاحب کو ان کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے انہیں پول کی طرف دھکا دیا۔ حمزہ کچھ دیر بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں سنبل کا چہرہ آیا، مکر و فریب سے بھرا ہوا، جس نے اس کی محبت کو دولت کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ملازم نے سر ہلا دیا۔ جی صاحب۔ اسے قطعاً افسوس نہ ہوا، نہ غصہ آیا، بلکہ اس کے دل میں صرف ایک سرد خیال آیا کہ لالچ اور اندھی ہوس کا یہی انجام بنتا تھا۔ اس نے ملازم سے کہا، جو دیکھا ہے اسے بھول جاؤ۔ ملازم نے سر ہلایا اور پھر خاموشی سے چلا گیا، لیکن حمزہ اکیلا بیٹھا رہا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ سنبل کا باب بند ہوتے ہی وقت تیزی سے گزرا۔ کومل اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ اس کا بیمار باپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ڈسکشن کا حصہ بنا۔ پھر اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب کومل مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر آ گئی تھی، لیکن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ انتقام انسان کو صرف دوسروں کے خلاف نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ انسان کو اپنے ہی ضمیر کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ اور حمزہ اب اسی کشمکش میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ماضی سے حال میں لوٹا تو فوراً ہی ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے کومل کو شام میں تیار رہنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ اگلی شام وہ مقررہ وقت پر کومل کے دروازے پر پہنچا۔ ہارن دیتے ہی دروازہ فوراً سے کھلا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں وہیں جم گئی۔ بلیک جارجٹ کی ساڑی میں سلیو لیس بلاؤز پہنے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ جیسے یکدم کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کومل جھجکتے ہوئے باہر آئی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازو پر ساڑی کا پلو پھیلا لیا۔ حیا سے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ پورے راستے حمزہ نے ایک لفظ نہیں کہا اور کومل کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ آخر گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ کومل نے باہر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کوٹ ہے یہ تو؟ اس نے فوراً حمزہ کی طرف دیکھا۔ اب مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ حمزہ خاموش رہا۔ کومل کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا آپ نے میرے خلاف کیس کر دیا ہے؟ حمزہ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز۔ حمزہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تو کومل کی آواز لرز رہی تھی۔ میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے معاہدہ پڑھے بغیر سائن کر دیا، لیکن پلیز
मेरे साथ ऐसा मत करें। हमजा के दिल पर उसकी आवाज़ ने ज़रब लगाई। कोमल ने जल्दी से कहा, जो ही घर बिका रकम आपके हाथ में होगी। हमजा के होंठों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट उतर आई। वो कोमल को खौफजदा करने के लिए यहाँ नहीं लाया था, मगर अब उसे अंदाज़ा हुआ कि उसकी खामोशी ने इस लड़की के दिल में क्या तूफ़ान बर्पा कर दिया है। कोमल की आंख से आंसू गिरकर गालों पर बहने लगा। मैं आपके 5 लाख वापस कर दूंगी, बस मुझे अदालत में मत घसीटें प्लीज़। मैं आपकी हर बात मान लूँगी, मेरे साथ ऐसा मत करें। वो खौफजदा हो गई उस जगह को देखकर। तो तुम मेरी हर बात मानोगी? जी। ये कहते हुए वो रोने लगी। न जाने क्यों हमजा को उस पर टूट कर प्यार आया। सोच लो एक बार फिर, कहीं मुआहदे की तरह तुम फिर से गलती तो नहीं कर रही? कैसी गलती? यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम खुद ही कह रही हो कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, तो सोच लो मैं कोई भी डिमांड कर सकता हूँ। तो वो एकदम से लरस गई और फिर आहिस्ता से निगाहें झुकाकर बोली, आप कहकर तो देखें। हमजा चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अपने अल्फाज तलाश कर रहा हो। कोमल के दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। हमजा ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, चलो। कोमल खौफजदा नज़रों से उसके पीछे चल पड़ी। चंद लम्हों बाद वो एक वकील के कमरे में थे। कोमल हैरान थी, यहाँ क्यों? हमजा ने उसकी तरफ देखा। निकाह करोगी मुझसे? कोमल जैसे पत्थर की हो गई। वो सिर्फ हमजा को देखती रह गई। उसके जहन में पिछले कई महीनों के तमाम वाक़यात एक साथ घूम गए। वही हमजा जो कभी उस पर गुस्सा करता, कभी उसे अपनी शर्तों से जिद करता, खौफजदा करता, और आज वही शख्स उसके सामने निकाह की बात कर रहा था। कोमल की आंखों में उलझन तैरने लगी। आप मुझसे निकाह क्यों कर रहे हैं? हमजा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोमल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हमजा ने पहली मर्तबा अपनी गलती को तस्लीम किया था, और ये बात कोमल के लिए शदीद हैरान कुन थी। तुम्हें अपने माजी की सज़ा देना मेरा हक नहीं बनता। कोमल की आंखें नम हो गई। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा मुझे उस शख्स के तौर पर याद करो जिसने तुम्हारी मजबूरी खरीदी थी। कोमल के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमजा वाकई अपनी गलती मान रहा है, मगर उसके दिल में एक खौफ अब भी मौजूद था। अगर ये निकाह भी किसी शर्त से बंधा हुआ तो फिर क्या होगा? वो खौफज़दा नज़रों से हमजा की तरफ देखने लगी। हमजा ने जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली। ये तुम्हारी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होगा। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहती हो तो ये निकाह अभी होगा, वरना नहीं। वरना फिर क्या होगा? वरना फिर कुछ नहीं होगा। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा और मैं वापस अपने फ्लैट आ जाऊंगा। तो वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। अब बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? घर जाना चाहती हो या निकाह करना है? तो उसने सर झुका दिया। हमजा के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। उसके दिल में मोहब्बत का वाज़ेह इकरार अभी नहीं था, मगर एक हकीकत ज़रूर वाज़ेह हो चुकी थी। वो कोमल को खोना नहीं चाहता था। कोमल ने आहिस्ता से सर उठाया। अगर मैं हाँ कह दूँ तो? हमजा की आंखों में पहली बार सख्ती के बजाय नरमी आई। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी ये महसूस ना हो कि तुमने अपनी मजबूरी में ये फ़ैसला किया था। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। वो खामोश हो गई। कोमल, क्या तुम वाकई अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला कर रही हो? कोमल ने नम आँखों के साथ सर हिला दिया। जी। हमजा ने आंखें बंद कर ली। उसे यूं लगा जैसे कई महीनों से उसके सीने पर रखा हुआ बोझ ज़रा सा हल्का हो गया हो। ये मोहब्बत का इख्तिताम नहीं था, बल्कि शायद एक ऐसी मोहब्बत का आगाज़ था जिसका उसे अभी खुद भी अंदाज़ा नहीं था। और कोमल के लिए फ़ैसला खौफ के बाद एतमाद की पहली सीढ़ी थी। निकाह के बाद हमजा ने कोमल को अपनी गाड़ी में बिठाया तो वो खामोश बैठी रही। उस पर अजीब सी कैफियत तारी थी। आज सुबह तक वो हमजा से डर रही थी और आज वो उसी शख्स की बीवी बनकर उसके साथ जा रही थी। हमजा भी खामोश था। वो कई बार कोमल की तरफ देखना चाहता, मगर खुद को रोक लेता।
आखिरकार गाड़ी फ्लैट के पास जा रुकी तो कोमल ने हैरानगी से उसे देखा। यहाँ घर नहीं चलना क्या? ये मेरा घर है, उसने आहिस्ता से कहा और गाड़ी बंद की। वो इस फ्लैट में कई बार आ चुकी थी। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, 2 कमरे थे, एक छोटा सा किचन और चंद बुनियादी चीज़ें। कोमल ने हैरत से फिर उसे देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमज़ा उसे लेकर यहाँ पर आएगा। उसके जहन में तो वो बड़ी सी कोठी थी जिसमें ये दोनों भाई रहते थे। वो तो ये समझती थी कि हमज़ा उसे लेकर उसी कोठी में जाएगा, मगर वो उसे लेकर इस छोटे से फ्लैट में आ गया तो कई अंदेशे उसके सर में कुलबुलाने लगे। हमज़ा ने उसकी खामोशी महसूस कर ली। तुम शायद सोच रही होगी कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ। कोमल ने आहिस्ता से सर उठाया। हमज़ा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, जो घर तुमने देखा था वो हम्माद भाई का है और ये मेरा घर है, अब्बा ने मेरे नाम किया था। हमज़ा ने फ्लैट में नज़र दौड़ाई मगर कोमल खामोश रही। हमज़ा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैंने कभी भाई के पैसों पर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला नहीं किया था। मैंने अपना कारोबार शुरू करने के लिए जो पैसे जमा किए थे उनमें से 5 लाख तुम्हारे वालिद के इलाज के लिए दे दिए। कोमल की आंखें नम हो गई। आपने वो पैसे अपने कारोबार से निकाले थे? हमज़ा ने सर हिलाया। हाँ। तो फिर आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? हमज़ा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें सुंबुल की बहन समझ रहा था। कोमल के दिल को ये बात जाकर लगी और उसे अपनी वो आज़ाद ख्याल बहन याद आई जिसने आज़ादी के नाम पर तमाम हदें फलांक दी थी। हमज़ा ने फ़ौरन नज़र झुका ली। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कोमल खामोश रही। मैं तुम्हें बड़े घर के ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। ये घर छोटा है, शायद मैं तुम्हारे सारे ख्वाब भी पूरे ना कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बहुत जल्द दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। हमज़ा के लहजे में अज़्म था। वो धीरे से बोली, मुझे बड़े घर की ख्वाहिश नहीं। हमज़ा ने उसे चौंक कर देखा। मुझे सिर्फ ऐसा घर चाहिए जहाँ सुकून हो। ये सुनकर वो अपनी आंखों की नमी को छुपाने के लिए फ़ौरन उठा और आहिस्ता से बोला, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कोमल ने सर हिला दिया और हमज़ा बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कोमल कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसने पूरे फ्लैट को देखा। ये उसका घर था। शायद पहली मर्तबा अपनी मर्जी से वो अपनी छोटी सी दुनिया संवारने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता काम में लग गई। उसने सबसे पहले खिड़कियाँ खोली, फिर फर्श साफ़ किया, सोफ़े और कुर्सियाँ तरतीब से रखी, किचन में पड़े बर्तन धोए, अलमारी साफ़ की। चंद ही घंटों में वही छोटा सा फ्लैट घर लगने लगा। कोमल के चेहरे पर थकन थी मगर दिल में अजीब सा सुकून था। उसे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ घर साफ़ नहीं कर रही, वो अपनी नई ज़िंदगी की पहली बुनियाद रख रही है। कुछ देर बाद हमज़ा वापस आया तो उसके हाथ में खाने के पैकेट थे। दरवाज़ा खोलते ही वो रुक गया। वही फ्लैट जिसे वो छोड़ कर गया था अब पहचान में नहीं आ रहा था। हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी। किचन साफ था, कमरों की खिड़कियाँ क्या खुली, अजीब सी ताजगी फैल गई। हमज़ा की नज़रें कोमल पर जा रुकी। वो किचन से बाहर आई। आप आ गए? हमज़ा ने आहिस्ता से पूछा। ये सब तुमने किया? कोमल ने सादगी से सर हिला दिया। घर थोड़ा बिखरा हुआ था मगर अब सब सेट है। हमज़ा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वह पहली मर्तबा कोमल को बीवी के रूप में देख रहा था, जो फ्लैट को अपना घर समझकर उसे संवार रही थी। कोमल ने मेज़ पर एक कागज़ रखा। ये क्या है? घर का सामान ख़त्म हो गया है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी है। हमज़ा ने कागज़ उठाया। उस पर बहुत मामूली चीज़ों के नाम थे। आटा, चावल, दाल, चाय, चीनी, चंद सब्जियाँ और घर की कुछ बुनियादी ज़रूरियात। हमज़ा फहरिस्त पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा दिया। कोमल ने उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर? हमज़ा ने फहरिस्त दोबारा देखी। मुझे लगता था तुम भी बड़े बड़े ख्वाब देखती होगी। कोमल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ख्वाब तो सब देखते हैं, फिर तुम्हारे ख्वाब इतने छोटे क्यों हैं? वो उसे तंग करने के मूड में था तो कोमल नज़र चुरा कर बोली, क्योंकि मेरे लिए ख्वाब घर के साइज से नहीं बनते। फिर? वो सवालिया नज़रों से देखने लगा। घर सुकून और मोहब्बत से बनते हैं। वो शर्मा कर बोली तो हमज़ा खामोश हो गया।
इस एक जुमले ने उसके दिल में जैसे कोई बंद दरवाज़ा खोल दिया। उसे पहली बार समझ आया कि असल मोहब्बत तो उसे कहते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होती है, और वो जो मोहब्बत कर बैठा था वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक फरेब था। हमज़ा ने फहरिस्त मेज़ से उठाई, फिर आहिस्ता से बोला, कोमल, तुम्हें मुझसे अब कोई शिकायत है? कोमल ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, शिकायत नहीं, शिकायत। हमज़ा का चेहरा संजीदा हो गया। मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि अजाला करूँ। आपसे बहुत सी शिकायत थी, लेकिन अब नहीं है। आप बहुत बदल रहे हैं, बस ज़्यादा मत बदलिएगा। तो उसकी बात सुनकर हमज़ा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। शायद तुम्हारी वजह से बदल रहा हूँ। ज़िंदगी ने मेरे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी कर दी जिसने मुझे बदला इंतकाम से निकाल कर अपना आप बदलने का मौका दिया। उसके खुमार आलूद लहजे पर हया के कई रंग कोमल के चेहरे पर फैल गए और वो उन रंगों में खो सा गया। कोमल ने आहिस्ता से पूछा, अब चाय पिएंगे? हमज़ा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। हाँ। एक लम्हे बाद मुस्कुराकर बोला, लेकिन आज मैं बनाऊंगा। कोमल हैरान रह गई। आप? हमज़ा ने पहली बार हल्के फुल्के अंदाज में कहा। हाँ, आखिर ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, कुछ मेरा भी लगता है। उसकी मस्खरी पर कोमल के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और हमज़ा को महसूस हुआ कि शायद आज पहली मर्तबा इस छोटे से घर में ज़िंदगी दाखिल हुई है। वो जानता था कि उनके दरमियान अभी झिझक बाकी है। कोमल के दिल में उसको लेकर अंदेशे मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए होंगे, मगर अब दोनों के दरमियान एक नई ज़िंदगी नए मुआहिदों के साथ शुरू हुई है। ऐसी शुरुआत जिसकी बुनियाद मोहब्बत और एतमाद पर हो, वो मजबूत होती है।